हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? आज हम पढ़ने वाले हैं एथिक्स एंड कम्युनिकेशन। एथिक्स एंड कम्युनिकेशन। एथिक्स एंड कम्युनिकेशन आपके लॉ के एग्जाम में 40 मार्क्स की वेटेज रखता है। यानी ये सिर्फ 12 चैप्टर्स आपको 40 मार्क्स दिला सकते हैं। और ये बहुत आसान है, लेकिन इसको थोड़ा सा टाइम चाहिए हमें इसे याद करने के लिए। सिर्फ समझना काफी नहीं होगा, हर एक पॉइंट को हमें याद करना पड़ेगा। अब सबसे पहले देखते हैं एथिक्स एंड कम्युनिकेशन में कौन कौन से चैप्टर्स हैं। एथिक्स के अंदर चैप्टर है मीनिंग ऑफ एथिक्स, जानेंगे भी एथिक्स होता क्या है। वर्क प्लेस में एथिक्स कैसे अप्लाई करना है। वर्क प्लेस यानी जहाँ पे हम जगह पे काम करते हैं, क्या हमारी ऑर्गेनाइजेशन की रेस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी की तरफ। फाइनेंस में कैसे एथिक्स को लेके आना है। जब कोई कंपनी मार्केटिंग कर रही है, एडवर्टीजमेंट कर रही है, तो जब उन्हें एथिक्स किस तरीके से फॉलो करना है। और एनवायरमेंट एथिक्स। ये टोटल 6 चैप्टर्स हैं जो 20 मार्क्स की वेटेज रखते हैं। और ये मैक्सिमम, अगर आप मेरी वीडियोस देखें तो मैक्सिमम इनको मैं 4 घंटों में कंप्लीट करवा दूंगा। यानी 4 घंटों में आपके 20 मार्क्स पक्के। अब है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन होता क्या है? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ग्रुप में होने वाला कम्युनिकेशन, एथिकल कम्युनिकेशन, कॉरपोरेट कल्चर क्या होता है, और ड्राफ्टिंग क्या होती है। ड्राफ्टिंग का मतलब जो लीगल काम करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में लेटर्स लिखे जाते हैं, मीटिंग, जनरल मीटिंग कैसे, उसके लिए जो हम लेटर लिखते हैं, ये सारी चीज़ें बताएंगे इसमें। ये भी आपका है टोटल 20 मार्क्स का। तो चलो चलते हैं मीनिंग ऑफ एथिक्स की तरफ। मीनिंग ऑफ एथिक्स क्या होता है? सबसे पहले हमें एथिक्स से पहले ये जानना जरूरी है कि मोरल्स क्या होता है। मोरल्स का मतलब है वो सारे स्टैंडर्ड्स या नॉर्म्स जो इस्टेब्लिश करे हैं सोसाइटी ने फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल। मतलब वो सारे नॉर्म्स और स्टैंडर्ड सोसाइटी ने बनाए हैं, सबके लिए बनाए हैं। अगर एग्जांपल लें तो एक मोरल है कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। तो ये मोरल क्या बताया है कि किसी भी सिचुएशन में अगर हम फंस जाए तो कभी झूठ का सहारा ना ले, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, हमेशा सच बोले हम। लेकिन एथिक्स क्या है? एथिक्स इसका एकदम उल्टा है। अगर मैं एक एग्जांपल लूं तो मान लो आप इस चौराहे पे खड़े थे, आप यहाँ खड़े हो, यहाँ से एक गाय भागती हुई आती है और यहाँ चली जाती है, और पीछे से एक कसाई भागता हुआ आता है, आपसे पूछता है कि गाय कहाँ गई है। तो आप क्या करते हो? अगर आप मोरल्स को फॉलो करते हो, यानी कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, तो क्या बोलोगे कि यहाँ गई है गाय। इससे क्या होगा? गाय की जान जाएगी। और अगर हम एथिक्स की बात माने तो एथिक्स क्या कहता है कि एक इंसान अगर किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में फैसला लेता है कि मुझे इस सिचुएशन में क्या करना है, सही कहना है या गलत करना है। इसमें सही करना क्या होता? अगर मैं झूठ बोल देता कि वो गाय यहाँ नहीं गई, यहाँ गई है, तो गाय की जान बच जाती। भले ही मैंने मोरल्स को तोड़ा, लेकिन मैंने क्या किया? एक जानवर की जान बचाई, मैंने सही किया। तो सही करने को एथिक्स कहा जाता है। एथिक्स हमें ये कहता है, ये मत देखो कि हमें झूठ बोलना चाहिए या सच बोलना चाहिए। ये देखो कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए। यहाँ झूठ बोलना बेहतर रहेगा या सच बोलना बेहतर रहेगा। यहाँ क्या लिखा हुआ है? एथिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी। एथिक्स क्या है? ये ब्रांच है फिलोसफी की, जो कंसर्न करती है ह्यूमन कैरेक्टर से और कंडक्ट से। ये एक ऐसे फिलोसफी है जिसका क्या मेन मकसद है, वो देखे कि एक ह्यूमन का, एक पर्टिकुलर पर्सन का क्या कैरेक्टर है, वो क्या सोचता है और क्या कंडक्ट है, उसके बाद वो क्या करता है। इट मे ऑल्सो बी डिफाइंड एज प्रिंसिपल ऑफ कंडक्ट एंड गवर्निंग एन इंडिविजुअल और ग्रुप। बिजनेस एथिक्स का मतलब क्या होता है? जो जो चीजें मैंने आपको एथिक्स के बारे में बताई, एथिक्स एक पर्टिकुलर सिचुएशन में डिसाइड करना कि इस जगह पे हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इस एथिक्स को हमें अप्लाई करना है अपने बिजनेस के अंदर।
तो ये क्या बन जाएगा? एथिक्स इन बिजनेस। Business ethics is simply an application of everyday moral or ethical norm in the business. Being ethical in the business requiring with acting with awareness of। अगर आप चाहते हो कि आप एथिकल रहो तो कुछ भी काम करते हुए दो चीजों को ध्यान में रखो। पहली, how the product and service of an organization and the action of its members can affect its employees, community and society as a whole। कह रहे किस तरीके से हमारे प्रोडक्ट, हमारी सर्विस या हमारे मेंबर के द्वारा किया हुआ कोई एक्शन इफेक्ट कर सकता है हमारे एम्प्लॉयज़ को, हमारी सोसाइटी को, हमारी कम्युनिटी को, पूरे इंडिया को या पूरे वर्ल्ड को। अगर हम पहले ही ये चीज़ सोच के रखेंगे तो हम क्या रहेंगे? हम एथिकल रहेंगे, यानी हम हमेशा सही काम करेंगे। अगर मैं कोई गलत प्रोडक्ट निकाल रहा हूँ अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, गलत प्रोडक्ट बना के बेच रहा हूँ, अगर मैं पहले ही डिसाइड कर लूँ कि अगर मैंने ये प्रोडक्ट बेचा तो इससे किस तरीके से नुकसान पहुँच सकता है मेरे एम्प्लॉयज़ को, मेरी सोसाइटी को, मेरी कंट्री को या पूरे वर्ल्ड को। अब हुआ क्या, एक कंपनी ने अपनी मेडिसिन ली, मेडिसिन की एक्सपायरी डेट आगे बढ़ा दी, मतलब उसमें गलत किया, एक्सपायर होने वाली थी 10 तारीख को, अगले साल की 10 तारीख डाल दी उसमें। लोगों ने क्या करा, परचेज करनी चालू कर दी कि भैया तो एक्सपायर हुई नहीं, एक्चुअल में वो एक्सपायर हुई भी थी। 200 बच्चे मारे गए उस दवाई को खा के। अगर ये कंपनी ऑलरेडी ये देख लेती कि मेरा एक्शन या मेरी सर्विस किस तरीके से प्रभाव कर सकती थी मेरे एम्प्लॉयज़ को, मेरी सोसाइटी को या पूरे वर्ल्ड को, मेरी कंट्री को, अगर ये चीज पहले ध्यान में रखी जाती तो ऐसा ना होता। आप एग्जांपल ले सकते हैं मैगी का। रिसेंटली मैगी पर भी इम्पोज किया गया है मैगी को। ये क्या है, लीडिंग प्रोडक्ट है नेस्ले इंडिया का, लेकिन आखिर अब तो इस पे बैन हट चुका है, लेकिन आप कोई दिक्कत नहीं, एग्जांपल लिख सकते हैं। हमने क्या कहा, अगर हम एथिकल रहना चाहते हैं दो चीज़ों को ध्यान में रखें। पहली चीज़ हमने पढ़ ली कि कैसे हमारे प्रोडक्ट और सर्विस इफेक्ट कर सकते हैं बाहर के लोगों को, हमारे एम्प्लॉयज़ को, सबको। दूसरा है द नीड फॉर कंप्लाइंग विद रूल्स सच एज अ लॉज ऑफ लैंड। हमें ज़रूरत है कि हम कंप्लाई करें, यानी हम उन सारे रूल्स को फॉलो करें जो हमारे लॉज ऑफ लैंड के हैं। लॉज ऑफ लैंड मतलब जहाँ पर हम रहते हैं, जहाँ पे हम काम करते हैं, जहाँ पे हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, जिस जगह से हमारा प्रोडक्ट बिकता है, जिस प्रोडक्ट में, जिस जगह से हम अपनी सर्विस लेते हैं या जिस जगह पे हम सर्विस देते हैं, अगर इन जगहों के लॉज को हम पूरा करें जब हम कहेंगे कि हम एथिकल हैं। एग्जाम्पल के तौर पर गैम्बलिंग करना, गैम्बलिंग करना गुजरात में और मुंबई में अनएथिकल है, इलीगल है। लेकिन दिल्ली में गैम्बलिंग करना इलीगल नहीं है, भले ही इस पे कानून तुम्हारी हेल्प नहीं करेगा। तुम गैम्बलिंग में जीत गए, अब कानून की हेल्प लो कि भैया पैसे नहीं दे रहा, मैं तो जीत गया था, ऐसा नहीं होगा। लेकिन गैम्बलिंग इलीगल नहीं है, कैसीनो वगैरह में चलता है, गुजरात में और मुंबई में नहीं चलता, वहाँ इलीगल बोला गया है वहाँ के कानून में। तो इसलिए कहा गया है अगर हम जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ के कानून को फॉलो कर रहे हैं तो हम एथिकल हैं। हम यहाँ पे गैम्बलिंग खेल रहे थे, हम एथिकल हैं। लेकिन हम गुजरात में गैम्बलिंग कर रहे थे, मुंबई में गैम्बलिंग कर रहे थे, तो वहाँ ये काम क्या हो जाता, अनएथिकल हो जाता। अब ये बताओ, क्या एथिक्स और रिलीजन एक जैसे है या इन दोनों में कुछ डिफरेंस है? क्या एथिक्स डिफरेंट है हमारे रिलीजन से? रिलीजन क्या है? धर्म है। धर्म क्या सिखाता है कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, लोगों की हेल्प करनी चाहिए। पूरे 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 लाइफ स्टाइल को रिलीजन सेट करता है। एक इंसान है, अगर कोई ब्राह्मण है तो वो कहता है कि हमें नॉन वेज नहीं खाना है, हम मंदिर में इस टाइम पे जाएंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी रूल बता रखे हैं धर्म के अंदर, ग्रंथों के अंदर। लेकिन एथिक्स क्या बताता है? ये सिर्फ इतना बताता है कि भाई ये करना सही है और ये करना गलत है। इसलिए क्या है, ये एक बहुत ही ओवरलैपिंग टर्म्स है, इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल है और इनको सेम कहना भी बहुत मुश्किल है। ये भी कह सकते हैं हम, अगर एक इंसान धर्म का पालन कर रहा है, वो किसी का बुरा नहीं कर रहा, सबका भला कर रहा है,
किसी जानवर की हत्या नहीं कर रहा, तो हम क्या कहेंगे कि ये तो इंसान एथिकल काम भी कर रहा है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एथिक इक्वल है रिलीजन के। लेकिन कई बार उल्टा होता है, कई बार एथिक्स अलग होता है रिलीजन से। एग्जाम्पल के तौर पे मुस्लिम धर्म में क्या होता है, अगर आप अपना पैसा उधार पे दे रहे हैं किसी को और उससे ब्याज वसूल कर रहे हैं, तो ये क्या है, मुस्लिम धर्म के खिलाफ है। मुस्लिम धर्म कहता है कोई भी मुस्लिम इंसान किसी को ब्याज पे पैसा नहीं देगा। ब्याज लेना किसी से गलत है। किसी की मजबूरी के टाइम पे उसको पैसा दे रहे हो और उसके बदले तुम ब्याज वसूल कर रहे हो, तो किसी की मजबूरी का फायदा उठाना हुआ। तो ये हमें गलत बताया गया है। लेकिन एथिक्स क्या करता है, एथिक्स हमें ये बताता है कि कोई भी काम करो, इतना देखो ये सही है या गलत है। क्या आज के टाइम में पैसा उधार देना ब्याज पे क्या अनएथिकल है? नहीं, अनएथिकल भी नहीं है। क्या इलीगल है? नहीं, इलीगल भी नहीं है। इसलिए यहाँ पे क्या हो गई, ये ओवरलैपिंग टर्म्स हो गई। एक बार हमें लग रहा था कि हाँ एथिक्स और रिलीजन एक जैसे है, लेकिन अब हमें लग रहा है कि एथिक्स और रिलीजन एक जैसे नहीं है। तो ये क्या एक डिफरेंशिएट है इन दोनों के बीच में। यहाँ बोला गया है कि एथिक्स और मोरल्स में क्या डिफरेंस है। मोरल्स मैंने क्या बताया, जो नॉर्म्स स्टैब्लिश करे हैं सोसाइटी ने फॉर ऑल, सभी लोगों के लिए। लेकिन एथिक्स क्या है, जो स्टैंडर्ड या फिर एक पर्टिकुलर पर्सन का एट्रीब्यूट है। एक पर्टिकुलर पर्सन किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या सोचता है, उसे क्या लगता है कि ये सही है या गलत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में अगर आएगा तो शायद 5 मार्क्स में आपको आ सकता है। जो एथिक्स है उसका रूट वर्ड है ग्रीक वर्ड, मतलब ग्रीक वर्ड से निकला है ये, जिसका मतलब है, यानी जिसका नाम है एथिकोस, मींस कैरेक्टर। एक इंडिविजुअल का कैरेक्टर, कि वो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या करता है, उसका कैरेक्टर क्या है। वो इस सिचुएशन में झूठ बोलेगा या इस सिचुएशन में सच बोलेगा। लेकिन मोरल्स क्या है, मोरल्स से कस्टम सेट बाय द सोसाइटी। मोरल्स निकला है आपका वर्ड मोज से, जिसका मतलब है कस्टम। कस्टम मतलब सोसाइटी ने तो तय कर दिया, सालों से चला आ रहा है जो चीज। सालों से ये बात चली आ रही है कि सर कभी झूठ नहीं बोलना, हमेशा सच बोलना है, भले ही कुछ भी हो जाए। सामने वाला इंसान बंदूक लेके सामने खड़ा है, पूछ रहा है तेरा नाम ये है, हम सच बताएंगे कि हाँ सर हमारा नाम ये है, गोली मार दो। तो ये होता है मोरल्स। डील्स विद द राइट एंड रॉन्ग कंडक्ट। एथिक्स डील करता है सही और गलत से। ये नहीं कहता कि हमें हमेशा ही सच बोलना चाहिए, ये कहता है कि इस सिचुएशन में अगर सच बोलना सही है तो सच बोलो, और झूठ बोलना सही है तो झूठ बोलो। ये सिर्फ राइट एंड रॉन्ग कंडक्ट बताता है। लेकिन मोरल्स क्या कहता है, ये तो भैया प्रिंसिपल फॉलो करता है राइट एंड रॉन्ग का। प्रिंसिपल क्या है, हमेशा सच बोलो। ये प्रिंसिपल तय हो गया, इसको कोई ठुकरा नहीं सकता। झूठ नहीं बोल सकते अब तुम। डील्स विद इंडिविजुअल कैरेक्टर। एथिक्स डील करता है इंडिविजुअल के कैरेक्टर से, कि एक इंडिविजुअल पर्सन क्या करता है एक पर्टिकुलर सिचुएशन में। ये डील करता है जो कस्टम सेट कर रखे ग्रुप ने। कस्टम सालों से पहले बता दिया था कि भाई इस सिचुएशन में ये बोलना है, हमें हमेशा सच बोलना है, या हमें हमेशा ये चीज करनी है। कैरेक्टर इज पर्सनल एट्रीब्यूट। ये जो कैरेक्टर है एक पर्टिकुलर पर्सन का एक पर्सनल क्वालिटी है उसकी। ये कोई रूल्स नहीं है, प्रिंसिपल्स नहीं है जो सालों पहले बन गए थे। लेकिन मोरल्स क्या है, ये कस्टम है, ये ग्रुप ने डिजाइन बनाए थे। ये हमारे जितने बुजुर्ग थे सब इकट्ठे होकर इन्होंने पूरे ग्रुप ने ये चीज बनाई थी कि ये करना है हमें। नेक्स्ट यहाँ बोला है कि जो एथिक्स है वो रेस्पॉन्स है एक इंडिविजुअल का किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में। एग्जाम्पल, वेदर इन दैट सिचुएशन इट इज एथिकल टू से द ट्रूथ। ये पर्टिकुलर पर्सन की एक बिहेवियर एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, कि भैया इस सिचुएशन में सच बोलना ही सही होगा या इस सिचुएशन में झूठ बोलना ही सही होगा। लेकिन मोरल क्या है, जनरल प्रिंसिपल है, यू शुड स्पीक ट्रूथ, हमेशा सच बोलो, झूठ नहीं बोलना। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग बिजनेस एथिक्स, ये काट दो, ये हमारे काम का नहीं है। 5 प्रिंसिपल है हमारे एथिक्स के, 5 सोर्स है एथिकल स्टैंडर्ड्स के। फर्स्ट है यूटिलिटेरियन अप्रोच। ये 5 चीजें बता रखी है, अगर इन चीजों को फॉलो कर लोगे तो हम क्या ला सकेंगे, एथिक्स को फॉलो कर सकेंगे। पहली है द यूटिलिटेरियन अप्रोच। दिस अप्रोच प्रोवाइड दैट
द एथिकल एक्शन इज द वन दैट प्रोवाइड द मोस्ट गुड और डज द लीस्ट हार्म। कह रहे हैं एथिकल एक्शन वो है जिससे ज्यादा से ज्यादा भला हो और कम से कम बुरा हो। अगर मैं एग्जांपल लूं, मान लो ए है, ए अपनी कंपनी के अंदर टॉप लीडर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है। और यहाँ पे कौन है, ये सी है। ये कौन है, एग्जीक्यूटिव है कंपनी के अंदर, बैंकिंग कंपनी है। ये कस्टमर्स को लोन प्रोवाइड करवाता है, लोन अप्रूव करवाता है। एक किसी इंसान की फाइनेंशियल कंडीशन चेक करता है, उसकी सैलरीज चेक करता है और अप्रूव करता है कि भाई इस इंसान को लोन दे सकते हैं हम। चार्टर्ड अकाउंटेंट जो ए है, ये इसका सीनियर है। अब ए ने क्या देखा, ए ने देखा कि जो सी है वो अनएथिकली काम कर रहा था, कंपनी के साथ फ्रॉड कर रहा था, लोगों से पैसे खा रहा था, उनका लोन अप्रूव करवा रहा था। ए ने सी से बात करी, सी ने कहा कि सर मेरे बेटे को कैंसर है, हर हफ्ते उस पर 10,000 रुपये खर्चा होता है, जिसकी वजह से मैं इस तरीके से अनएथिकली काम कर रहा हूँ। अब ए क्या करें, क्या वो सी को कंपनी से निकलवा दें या फिर ऑर्गेनाइजेशन में अपने टॉप लेवल मैनेजमेंट को इस बारे में बताएं, या फिर क्या एक काम करें, छोड़ो जाने तो, जो हो रहा है होने दो, कंपनी का नुकसान तो हो रहा है। तो ये कहाँ पे फंस गया, ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे उसे ऐसा डिसीजन सिलेक्ट करना है जिससे ज्यादा से ज्यादा अच्छा हो और कम से कम बुरा हो। ए ने क्या किया, ए ने ना तो सी को कंपनी से निकाला और ना उसको ऐसे ही चुपचाप रहने दिया, उसने अपने टॉप लेवल से मैनेजमेंट से बात करी और टॉप लेवल से बात करके सारा मामला सुलझ गया। इससे फायदा क्या हुआ, कंपनी के साथ फ्रॉड भी नहीं हुआ, कंपनी का भी नुकसान नहीं हुआ, सी की भी जॉब नहीं गई, जिसकी वजह से उसके बच्चे का इलाज भी नहीं रुकेगा। तो ऐसा डिसीजन जिससे ज्यादा से ज्यादा अच्छा हो और कम से कम नुकसान हो। अब एक एग्जाम्पल है कंधार प्लेन हाईजैक का। प्लेन हाईजैक हो गया और वो इंडिया से बाहर ले गए, लेकिन उस टाइम पे ऐसा डिसीजन ले लिया जाता जिसमें प्लेन के अंदर रहने वाले 100 लोगों की चिंता ना करी जाती। एक्चुअल में हुआ क्या, प्लेन के अंदर 100 लोग थे, प्लेन हाईजैक हो गया, इंडियन गवर्नमेंट बस यही फिक्र करती रही 100 लोग हैं, 100 लोग हैं, और एक बहुत बड़े क्रिमिनल को हमने छोड़ दिया। इसने क्या किया, इस आतंकवादी ने बाद में कई सारे लोगों को मारा। 100 से क्या, 100 के बदले उसने 1 लाख लोगों को मारा बाद में। तो हम क्या कर सकते थे, इसी टाइम पे एक अच्छा डिसीजन ले सकते थे, इन 100 लोगों की परवाह ना करके अगर हम डिसीजन लेते तो बाद में हम 1 लाख लोगों की जान बचा सकते थे। तो यही ये बात अप्लाई होती है कि मोस्ट गुड और लीस्ट हार्म, जिससे ज्यादा से ज्यादा अच्छा हो, कम से कम नुकसान हो। 1 लाख लोगों की जान बचा के 100 की जान गंवाना शायद ज्यादा बेहतर था। द राइट अप्रोच, राइट अप्रोच क्या कहती है, ये अप्रोच सजेस्ट करती है द एथिकल एक्शन इज द वन दैट बेस्ट प्रोटेक्ट और रिस्पेक्ट द मोरल राइट ऑफ अदर। कह रहे हैं राइट अप्रोच वो अप्रोच होती है जो दूसरों के मोरल राइट को प्रोटेक्ट करती है। कह रहे हैं हमारा ऐसा एक्शन होना चाहिए जिससे किसी और के राइट पर प्रभाव ना पड़े, किसी और के राइट ना टूटे। फेयरनेस और जस्टिस अप्रोच क्या कहती है, फेयरनेस और जस्टिस अप्रोच कहती है कि जितने भी एम्प्लॉई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनके साथ भेदभाव ना किया जाए, सबको ट्रीट किया जाए इक्वली। ऑल द एम्प्लॉय शुड बी ट्रीटेड इक्वली। द कॉमन गुड अप्रोच, कॉमन गुड अप्रोच के हिसाब से सिस्टम इस तरीके से डिजाइन होना चाहिए ताकि वो तरक्की का रास्ता बनाए सभी लोगों के लिए। अगर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आप अपना रहे हो कंपनी के अंदर, शेयर बांट रहे हो सभी एम्प्लॉयज में, तो किसी एम्प्लॉय के साथ भेदभाव ना हो, सभी एम्प्लॉयज में बटे वो। कॉमन गुड अप्रोच है, सबके बेनिफिट के लिए है। द वर्च्यू अप्रोच, वर्च्यू का मतलब होता है, आप कह सकते हो धर्म है। मतलब सालों पहले लोगों ने हमें बता दिया, सिद्धांत बता दिए कि ये चीज सही है। तो एथिकल एक्शन अगर हमारा हमारे वर्च्यू से मैच हो रहा है, जो कस्टम ने या हमारे धर्म ने वर्च्यूज में बता रखा है इस बारे में, अगर उससे मैच हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि हम एथिकल हैं, अनएथिकली काम नहीं कर रहे हैं। एक इंसान को
ये हमेशा अपने माइंड में रखना चाहिए कुछ काम करते हुए कि वो किस टाइप का इंसान होगा अगर उसने ये काम किया। अगर वो बता देता है कि गाय इस जगह पे गई है, अगर वो सच बोल देता गाय के बारे में, तो वो इस बात को ध्यान में रखे कि वो ऐसा काम करने के बाद किस तरह का इंसान बन चुका है। अगर एक इंसान ये बात माइंड में रखेगा ऑलरेडी कि वो अच्छा इंसान बन गया या बुरा इंसान बन गया, तो वो वैसे ही एथिकल एक्शन करेगा। नेक्स्ट टॉपिक है एथिकल डायलेमा। एथिकल डायलेमा की ऐसी सिचुएशन है जहां पे हम कहाँ फंस जाते हैं, धर्म संकट में। डायलेमा का मतलब होता है धर्म संकट। ये ऐसी सिचुएशन है जहां हम ये सोचते हैं कि अब हम ये ऑप्शन सिलेक्ट करें या ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करें। अब हमारे ऊपर वाले एग्जाम्पल में क्या हुआ था, मान लो ये हूं मैं, मेरे पास दो ऑप्शन थे। या तो मैं उससे जॉब से निकलवा देता और उसके बच्चे की जान को संकट में ला देता, या फिर उसको जॉब में बने रहता और कंपनी का नुकसान जो हो रहा है उसको होने देता। तो ये क्या है, दोनों ही ऑप्शन बुरे हैं। अगर मैं उसको निकलवाता तो बच्चे के साथ प्रॉब्लम आ जाती, और अगर मैं चलने रहने देता तो कंपनी के साथ प्रॉब्लम आ जाती। तो ये क्या है, एथिकल डायलेमा है। हम एथिकल तो बने रहना चाहते हैं, लेकिन किसकी तरफ करें, हम किसके लिए सही करें, हम इस इंसान के लिए सही करें हम या अपनी कंपनी के लिए सही करें जिसके लिए हमने कमिटमेंट करी थी। इस सिचुएशन को कहा जाता है एथिकल डायलेमा। इट रेफर टू दैट सिचुएशन ऑफ सिलेक्टिंग राइट एंड रॉन्ग फ्रॉम सेवरल ऑल्टरनेटिव अवेलेबल। कई सारे ऑल्टरनेटिव में से हमें किसी एक ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करना पड़ता है। प्रॉब्लम हमारे पास जब बुरी नहीं होती जब हमें राइट एंड रॉन्ग में सिलेक्ट करना है। प्रॉब्लम जब बुरी होती है जब हमें रॉन्ग और रॉन्ग में से सिलेक्ट करना है। दोनों ही ऑप्शन रॉन्ग है, लेकिन ऐसा ऑप्शन जो करे ज्यादा से ज्यादा अच्छा और दूसरा ऑप्शन जो करे कम से कम बुरा। अब हमें ये तो बता दिया कि भैया ये एथिकल डायलेमा है, हमें नहीं पता कौन सा डिसीजन हमें लेना है, तो इसके लिए हमें कुछ गाइडलाइंस की भी जरूरत है। तो ये 5 गाइडलाइंस हमें दी गई है जिसका मैंने न्यूमोनिक्स बनाया है मोदी, लेकिन इस मोदी में डी डबल है। एम से मतलब है मेथड, डी से मतलब है डिस्क्लोज, इस डी से मतलब है डिफाइन, आई से मतलब है इंजर, और लास्ट में क्या है, अदर साइड। डी से मतलब डिफाइन। सबसे पहले क्या करो, प्रॉब्लम को क्लियरली डिफाइन कर लो कि आखिर प्रॉब्लम है क्या। मेन प्रॉब्लम क्या थी इस केस में, कि वो भाई पैसे खा रहा था और गलत गलत जितने भी लोन है सबको अप्रूवल दे रहा था, सभी को लोन दिलवा रहा था। सबसे पहले प्रॉब्लम देख लिया हमने, प्रॉब्लम क्या है हमें। उसके बाद देखो whom could your decision or action injure, यानी आई। देखो कि तुम्हारा जो एक्शन है, अब जो मेरा फैसला होगा इस सिचुएशन में, वो किसको नुकसान पहुंचाएगा। वो उस एम्प्लॉय को नुकसान पहुंचाएगा या उस बच्चे को नुकसान पहुंचाएगा या हमारी कंपनी को नुकसान पहुंचाएगा। सबसे पहले मैं चेक करूंगा नुकसान किसको पहुंचने वाला है। उसके बाद मैं देखूंगा चेक द मेथड प्रीवेलिंग टू ओवरकम सच प्रॉब्लम। मैं ये चेक करूंगा कि पहले भी अगर इस तरीके की प्रॉब्लम ऑर्गेनाइजेशन में आई थी क्या, और अगर आई थी तो इसका सॉल्यूशन क्या निकला था। अब मुझे सोचने की टेंशन ही खत्म हो गई। अगर मेरे पास कोई पुराना एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल को चेक करूंगा भाई उस टाइम पे जो सीनियर था उसने क्या किया था, उसको डिस्क्लोज किया था प्रॉब्लम को या सीधा एम्प्लॉय को निकाल दिया। जो उसने किया था उससे प्रभाव क्या आया था, अच्छा रिजल्ट आया था या बुरा रिजल्ट आया था, उसको चेक करके उसी सेम मेथड को मैं अप्लाई कर दूंगा। फोर्थ है व्हाट वुड हैव बीन योर स्टैंड इफ यू वर ऑन द अदर साइड। मेरा फैसला क्या होता। आज मैंने मान लो फैसला ले लिया कि इस एम्प्लॉय को निकालो जॉब से, देखी जाएगी इसके बच्चे की जान मान हमें परवानी में कोई भी। तो ऐसे फैसले लेते वक्त मैं ये ध्यान रखूं कि मेरा फैसला तब क्या होता अगर उस एम्प्लॉय की जगह मैं होता, जब मैं अपना फैसला क्या देता। लास्ट है डिस्क्लोज, डी से डिस्क्लोज। एम से मैंने कहा मेथड प्रीवेलिंग, ओ से कहा अदर साइड में, अदर साइड पे होता तो क्या होता। डी से कहा डिफाइन करो प्रॉब्लम को क्लियरली, आई से कहा इंजर
मेरा एक्शन किसको नुकसान पहुंचा सकता है, किसको इंजर कर सकता है। लास्ट है डिस्क्लोज। क्या मैं अपना फैसला, अपना एक्शन डिस्क्लोज कर सकता हूँ अपने बॉस के सामने, अपने बीवी बच्चों के सामने, या कंपनी के सीईओ के सामने, या हमारी पूरी कम्युनिटी के आगे, सोसाइटी के आगे, कि मैं खुश होकर कहूँ हाँ सर मैंने जॉब से निकलवा दिया, अब उसका बच्चा क्या है मरने वाला है, इलाज उसका हो ही नहीं रहा है, पैसे उसके पास है नहीं, मैंने बड़ा अच्छा किया। क्या मैं डिस्क्लोज करूंगा अगर मैंने इस तरीके का डिसीजन लिया होता? नहीं। इसलिए कहा गया है कि अगर मेरा डिसीजन अच्छा है तो मैं क्या होऊंगा, डिस्क्लोज करने के काबिल होऊंगा उस डिसीजन को। इसलिए ये 5 बातें बोली गई कि क्या मैं पुराना मेथड चेक कर लूं, मैं उसके साइड पे होता तो मैं क्या करता, मैं डिस्क्लोज कर सकता हूं क्या, अब मेरा फैसला किसको नुकसान पहुंचा सकता है, बेनिफिट क्या होंगे बिजनेस एथिक्स के। हमने देखा भाई बिजनेस एथिक्स तो हमने सारी जान ली बातें, लेकिन इससे बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट होगा, इससे इम्प्रूव होगी सोसाइटी। जब सारी बिजनेस हाउसेज एथिकली काम कर रहे हैं, कोई बुराई नहीं कर रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं, इससे सोसाइटी क्या होगी, इम्प्रूव होती चले जाएगी। जैसे लेलैंड वालों ने क्या किया, लेलैंड ने जितने भी उनके एम्प्लॉयज थे, गांव में कंपनी थी, उस गांव में क्या करा, कॉलेज खोल दिया और सबको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में पूरा इंजीनियर बनाया, उनको एक्चुअल में ट्रेनिंग दी, प्रैक्टिकली ट्रेनिंग दी अपनी कंपनी में बुला के। और आज बच्चे वो लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। उन एम्प्लॉयज के बच्चे तो 10,000 रुपए में काम करते थे लेलैंड में। तो इस तरीके से एथिकल वर्क क्या काम करता है, एक एथिकल बिजनेस हेल्प करता है सोसाइटी को इम्प्रूव करने में। हेल्पफुल इन अबिडिंग बाय लॉ। अगर एक बिजनेस हाउसेज एथिकली काम कर रहे हैं, कोई बुराई नहीं है, अच्छे से काम कर रहे हैं, तो क्या होगा, वो हेल्पफुल होगा अबिडिंग बाय लॉ, यानी इजिली हम लॉ का पालन कर पाएंगे। जब एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी एथिकल काम कर रही है, तो एथिकल काम करने वाला कभी भी लॉ को, लॉ का उल्लंघन तो करेगा ही नहीं, कानूनों का पूरी तरीके से पालन करेगा। तो यहाँ यही बोला गया है, इफ वी फॉलो द एथिकल नॉर्म्स प्रॉपरली इट में लीड टू फॉलो ऑल द लॉज ऑटोमेटिकली। अगर हम प्रॉपरली एथिकल फॉलो कर रहे हैं तो इसका मतलब ये भी हो जाएगा कि ऑटोमेटिकली हम लॉज का पालन भी कर रहे हैं, कोई भी इलीगल काम नहीं कर रहे हैं। हेल्प्स टू अवॉइड द क्रिमिनल एक्ट इन द मैनेजमेंट। एथिक्स हमें क्या हेल्प करता है कि अवॉइड करें हम जितने भी क्रिमिनल एक्ट हो रहे हैं मैनेजमेंट के अंदर। हम एथिकली काम कर रहे हैं, बिना किसी बेईमानी के काम कर रहे हैं, तो इससे मैनेजमेंट क्या होता है, इजीली इलीगल काम अगर कंपनी में हो रहे हैं तो पकड़ लेता है कि भाई यहाँ प्रॉब्लम हो रही है। तो कभी भी कोई इलीगल काम नहीं होगा इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे एथिकली काम हो रहा है। मीनिंग क्या होता है सर एथिक्स का, ये हमने जाना था। अब क्या है, स्ट्रॉन्ग टीम वर्क एंड ग्रेटर प्रोडक्टिविटी। यानी एक फोर्थ बेनिफिट हमें ये बताया गया है कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन एथिकली काम कर रही है, सारे के सारे एथिकल काम कर रहे हैं, इससे क्या होगा, जो हमारे एम्प्लॉयज हैं हमें देखकर मोटिवेट होंगे। हम टॉप लेवल के लोग हैं कंपनी के अंदर, हम एथिकली काम कर रहे हैं, सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सारे अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, एथिकली काम कर रहे हैं, कोई बुरा काम कर ही नहीं रहा कंपनी में। इससे क्या होगा, टीम वर्क बहुत अच्छे से रहेगा कंपनी में, सारे लोग टीम में मिलके काम करेंगे, ग्रेटर प्रोडक्टिविटी आएगी, कोई भेदभाव नहीं होगा कंपनी के अंदर। एक एग्जांपल मैं दे सकता हूँ टाटा का। टाटा ने क्या किया, रिसेशन हुआ, रिसेशन हुआ, मंदी आई, मार्केट पूरी गिर गई, ना कस्टमर आ रहे कंपनीज के बाद। अब कंपनीज क्या कर रही है, जितने भी एम्प्लॉयज उनको निकाल रही है कंपनी से, निकलो हमारे पास सैलरी नहीं है देने के लिए। लेकिन टाटा ने ऐसा नहीं किया। टाटा ने क्या किया, एम्प्लॉयज को ना निकाल के जो टॉप लेवल के एम्प्लॉयज थे, टॉप लेवल के लोग थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे वगैरह वगैरह, इन सब की सैलरी को आधा कर दिया, आधे से भी कम कर दिया। और ये सैलरी का इस्तेमाल कहाँ किया, लोअर लेवल के एम्प्लॉयज को पे करने के लिए। उनको कंपनी से ना निकालते हुए उनकी सैलरी लगातार पे करते रहे, भले कंपनी में अब काम हो या ना हो, तुम्हें सैलरी मिलती रहेगी। इससे क्या होगा, एम्प्लॉयज मोटिवेट होंगे, स्ट्रॉन्ग टीम वर्क बनेगा मैनेजमेंट के बीच में और एम्प्लॉयज के बीच में, और क्या आएगी, अच्छी प्रोडक्टिविटी आएगी, बिल्कुल इफेक्टिवली एफिशिएंटली सारे एम्प्लॉय काम करेंगे।
साउंड पब्लिक इमेज, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो एथिकली काम करती है, ये जाहिर सी बात है कि उनकी इमेज और ऑर्गेनाइजेशन से बेहतर होती है। यही कारण था जो टाटा ने आज बड़ी से बड़ी कंपनियां जैसे जैगवार, लैंड रोवर और स्टील जैसी कंपनियों को एक्वायर किया। सारी बाहर की कंपनियां हैं, पूरा वर्ल्ड चौंका था जब ये टाटा ने एक्वायर करी। इट हेल्प्स टू मैनेज द वैल्यूज एसोसिएटेड विद क्वालिटी मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। एक कंपनी एथिक्स का पूरी तरह से पालन कर रही है तो वो क्या ध्यान रखते हैं, कस्टमर्स की डिमांड की तरफ ध्यान रखते हैं, कस्टमर्स की नीड की तरफ ध्यान रखते हैं। मैं अनएथिकल हूँ, आजकल तो टाइम ये है, कंघी बना रहा हूँ, गंजे के पीछे भी पड़ जाऊंगा कि भाई कंघी ले ले, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि भाई इसको जरूरत ही नहीं है कंघी की। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो इस तरीके काम नहीं कर रही, वो लोगों की नीड को समझ रही है, उनकी जरूरतों को समझ रही है, ये देख रही है कि किन किन क्वालिटी की उनको रिक्वायरमेंट है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हमेशा तरक्की करती रहेगी। इट हेल्प टू मैनेज द वैल्यूज एसोसिएटेड विद क्वालिटी। हम वैल्यूज को समझ सकते हैं, कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट को समझ सकते हैं। ऐसे एक एग्जांपल हुआ एचएमटी का। एचएमटी क्या करती थी, 150 रुपए की, 200 रुपए की इतनी सारी घड़ियां निकाल रखी थी, लेकिन क्वालिटी वाइज कभी किसी को पसंद नहीं आई। कस्टमर को क्या चाहिए था, क्वालिटी, लेकिन कंपनी समझ ही नहीं पाई इस चीज को, क्योंकि उन्होंने एथिकल काम किया ही नहीं। उनको बस अपने प्रोडक्ट को बेचने से मतलब था कि जितनी सेल होगी, सस्ता प्रोडक्ट निकालो, ज्यादा से ज्यादा लोग खरीदेंगे। लोगों को उस टाइम रिक्वायरमेंट क्या थी, क्वालिटी की। इस वजह से एचएमटी बंद हो गई, लेकिन राडो जैसी घड़ियां आज भी 2-2 लाख रुपए में बिक रही है, क्योंकि इन्होंने किसको फॉलो किया, कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फॉलो किया, क्वालिटी मेंटेन करके रखी, वैल्यूज मेंटेन करके रखी। अब एथिक्स को लेके गांधी जी भी बीच में आए, वो भी कई सारे सीन्स, मतलब कुछ श्राप के बारे में बता के गए कि ये सारी चीजें क्या है, हमारी सोसाइटी के लिए श्राप है। अगर ये सब कुछ नहीं रहा सोसाइटी में, तब हम कहेंगे कि हमारी सोसाइटी क्या है, एथिकल है। तो कुछ बातें हैं गांधी जी बता के गए थे। फर्स्ट है पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल। गांधी जी कहते हैं विदाउट प्रिंसिपल पॉलिटिक्स कैन डिस्ट्रॉय द एंटायर सोसाइटी। पॉलिटिकल पार्टी के पास, नेताओं के पास, पीएम के पास इतनी पावर है, आज गलत साइन कर दिया, देश बिक जाएगा। तो गांधी जी कहते हैं अगर हमारे पॉलिटिक्स में एथिक्स नहीं है, कोई प्रिंसिपल नहीं है, लोग अपने बेधड़ काम करे जा रहे हैं, तो ऐसे देश, पूरी सोसाइटी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। एग्जाम्पल है, मिलियंस ऑफ रुपीज स्पेंड करते हैं गवर्नमेंट, या फिर ये कह सकते हो नेता, इलेक्शन के टाइम पे, या फिर करोड़ों अरबों रुपए खर्च होते हैं इन नेताओं के रिश्तेदारों में या इनके बच्चों की शादियों में। वेल्थ विदाउट वर्क, गांधी जी कहते हैं कि मैं कंसर्न हूं अपने उन बच्चों से जो पैसा अर्न करना तो चाहते हैं लेकिन काम करना नहीं चाहते। ऐसे लोग जिनको पैसों की भूख है लेकिन आलसी है, काम करने से उनको कोई मतलब नहीं है, इस टाइप के लोग अपने आप को किसी हार्मफुल एक्टिविटी में लगा देते हैं जो पूरी सोसाइटी को नष्ट कर देती है। ऐसे ही लोग हैं तो ड्रग्स बेचने में आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही लोग हैं तो शराब बेचते हैं। तो ये भी क्या है, बहुत ज्यादा हार्मफुल है हमारी सोसाइटी के लिए। कॉमर्स विदाउट मोरालिटी, गांधी जी ने कहा ऐसे कॉमर्स मतलब बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जिनके पास कोई मोरालिटी नहीं है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से उठा रही है रॉ मटेरियल को, सोसाइटी से। जो लोग उनके लिए रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, सोसाइटी से। हम प्रोडक्ट बना के कहाँ बेच रहे हैं, सोसाइटी में। तो जब ओवरऑल चीजें सोसाइटी से हो रही है तो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सोसाइटी की तरफ। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, विदाउट मोरलिटी काम कर रही है, एयर पोल्यूशन फैला रही है, वाटर पोल्यूशन फैला रही है, घटिया सामान बेच रही है, प्लास्टिक के चावल बना रहे हैं, बेच रहे हैं। तो ये क्या है, कॉमर्स विदाउट मोरलिटी। नॉलेज विदाउट कैरेक्टर, नॉलेज विदाउट कैरेक्टर से मतलब है कि एक नॉलेजेबल पर्सन, गांधी जी ने कहा कि एक ऐसा पर्सन जिसके पास नॉलेज है, जो पढ़ा लिखा है, वो ज्यादा खतरनाक है सोसाइटी के लिए उस पर्सन के अलावा जो अनपढ़ है। अगर हम एग्जांपल लें कि सर ये ए है, ये बी है,
ए क्या है, पढ़ा लिखा है भाई, सर सारी कोडिंग आती है, साइट बना लेता है, हैकिंग कर लेता है, सब कुछ कर लेता है। बी क्या है, अनपढ़ है। अब इन दोनों को कंपेयर कर सके बुरा करने में, एक क्या क्या कर सकता है, हैकिंग कर सकता है, साइबर सिक्योरिटी तोड़ देगा पूरे ऑर्गेनाइजेशन की, जहां की भी तोड़ना चाहे, चाहे वो एक देश की सिक्योरिटी को तोड़े। और क्या कर सकता है सर, गोली चलाना चाहता है, हाँ गोली चला सकता है, क्या दिक्कत है। खून करना चाहता है, खून कर देगा। चाकू मारना चाहता है, चाकू मार देगा। बी क्या क्या कर सकता है, चाकू मार सकता है, चाकू मार सकता है, खून कर सकता है, गोली चला सकता है। लेकिन क्या वो हैकिंग कर सकता है, वो हैकिंग नहीं कर सकता। बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के कंप्यूटर्स में घपले, उनकी फाइल्स में घपले, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में घपले, ये अनपढ़ इंसान कर सकता है क्या? नहीं। ये सिर्फ कौन कर सकता है, पढ़ा लिखा इंसान कर सकता है। इसलिए गांधी जी ने कहा कि एक नॉलेजेबल पर्सन ज्यादा खतरनाक है हमारी सोसाइटी के लिए एक अनपढ़ इंसान से। प्लेजर विदाउट कंसाइंस, प्लेजर का मतलब है मर्जी, और कंसाइंस का मतलब है अंतरात्मा की आवाज। इस टाइप की चीजें भी बहुत ज्यादा नुकसानदायक है हमारी सोसाइटी के लिए, क्योंकि 250 करोड़ रुपए तक लोग खर्च कर देते हैं अपनी मैरिजेस में, नेता। सिक्स्थ, वर्शिप विदाउट सेक्रीफाइस, वर्शिप का मतलब है पूजा। एक इंसान एक साइड तो पूजा कर रहा है और खूब धार्मिक शो कर रहा है अपने आप को, दूसरियों को सेक्रीफाइस ही नहीं है, मतलब कोई गरीब है, कोई दुखी है, किसी से कोई मतलब नहीं है, बस अपनी अपनी लगी हुई है, लूटते रहो लोगों को। तो कह रहे इस टाइप की पूजा किसी काम की नहीं है जब आप कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते सोसाइटी की तरफ। साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी, इसका तो सर आपको एग्जांपल देने की जरूरत नहीं, सब जानते हैं हिरोशिमा नागासाकी। साइंस का इतना बड़ा दुरुपयोग हुआ, इतने लोगों की जिंदगी खराब हुई, आज भी असर फैला हुआ है। अगर आपको पता हो तो एक इंसान ने, इंडिया के किसी गांव की बात है, कंपनी से बदला लेने के लिए एक एम्प्लॉई ने कंपनी की जो गैस थी, मतलब जिस केमिकल का वो इस्तेमाल करते थे, कोई गैस होगी, उसको क्या कर दिया, लीक कर दिया। पूरा गांव बीमार हो गया, मर गया, आधा गांव मर गया, आधा गांव बीमार हो गया। आज तक उनके साथ प्रॉब्लम है, उनके बच्चे उस बीमारी के साथ पैदा होते हैं, मतलब जो नई जनरेशन आ रही है उनके अंदर भी वो वाली बीमारी है जो उनके पूर्वजों में थी, वो आज तक इस बीमारी को भुगत रहे हैं लोग। तो कह रहे हैं साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी, साइंस है बहुत डेवलप कर गई है लेकिन इसमें ह्यूमैनिटी नहीं है, इंसानियत नहीं है, तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक है हमारी सोसाइटी के लिए। तो ये 7 सीन्स थे, श्राप थे हमारे ऊपर, जिनके बारे में गांधी जी ने बताया। बस ये चैप्टर यहीं तक था। मैंने क्या कहा, मैक्सिमम 4 घंटे में मैं आपको एथिक्स खत्म करवा दूंगा। इससे आगे की वीडियोस देखें, लेकिन अगर आप इस चैनल पे कोई भी वीडियोस देखते हैं तो उससे पहले डिस्क्रिप्शन पढ़ के देखो। अगर इनमें कोई भी अमेंडमेंट आई है तो उसका अमेंडमेंट वीडियो को लिंक उसमें डला होगा। अगर पूरी वीडियो काम की नहीं रही तो मैं डिलीट कर दूंगा। अगर वीडियो काम की है, थोड़ा बहुत चेंज आया है, माइनस 2% 3% का, तो उसकी आपको अमेंडमेंट वीडियो हमारे चैनल पे मिल जाएगी, इसका लिंक इसी वीडियो के नीचे होगा कि भाई इस वीडियो में ये चेंज आया था और इस वीडियो से रिलेटेड जो लिंक है ये वाला है। और रही बात इन नोट्स की जिनसे मैंने आपको पढ़ाया, तो ये नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट पे, जिसका नाम है caonlinestudy.com। इस साइट पे जाओ, कोई पैसा नहीं है, फ्री में है। नोट्स जाके देखो, पढ़ो, वीडियो देखो, और जो भी कुछ लिखा है घोल कर पी लो, क्योंकि वर्ड टू वर्ड लिखना पड़ता है एथिक्स में। वर्डिंग चेंज करी नंबर नहीं मिलेंगे, सेम वर्डिंग में लिखना पड़ेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।